चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लीनियर अरेंजमेंट के जो वन साइडेड क्वेश्चन है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है ये सीखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन की बात करूं तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ये रूल्स बेसिकली सारे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के लिए लागू होते हैं। तो कुछ रूल्स इनमें से तो सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि सब कोई नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं। क्योंकि ये लीनियर अरेंजमेंट वन डायरेक्शन है तो या तो सब कोई साउथ देखेंगे या तो सब कोई नॉर्थ, यानी या तो सब कोई ऊपर की तरफ या तो सब कोई नीचे की तरफ देखेंगे। उसके बाद आपको हर एक इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ताकि आप दोबारा किसी वर्ड किसी सेंटेंस को दोबारा न पढ़ें, ताकि आपका टाइम बचे। उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन जिनका आपका जो फिक्स पोजीशन बता दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर बोल दिया गया कि कोई लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे रन कर रहा है तो उनको फिक्स पोजीशन पे आप बैठाते चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। तो जैसे ही आप ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ग्रुपिंग करके साइड में उन इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए जिनका डायरेक्टली फिक्स पोजीशन आपको पता नहीं हो, और जिनका पोजीशन फिक्स पता हो उनको आपको एग्जैक्टली अपना जो लीनियर अरेंजमेंट है वहां बैठाते चलिए। इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। फिर जब आप ग्रुप कर रहे हैं तो सारे कॉम्बिनेशन को सेपरेटली ड्रॉ कीजिए, एक के ऊपर एक ओवरलैप करने की कोशिश मत करिए, अदरवाइज काफी कंफ्यूजन हो जाता है और लास्ट में उनसे पजल बनता ही नहीं है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली आपको कोई नहीं बताता है, कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट को यूज करके ग्रुप करने की कोशिश मत करिए, या निगेटिव स्टेटमेंट से आप नए नए डायग्राम बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भी जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो इस स्टेटमेंट्स का मतलब समझाऊंगा। और आखिरी में अगर जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो जनरली इसमें एक पजल के बेसिस पे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर तीनों से पांचों क्वेश्चन के आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं इसका मतलब है कि आपने पजल सही सॉल्व किया है। अगर मान लीजिए कोई एक ऑप्शन आपको कोई एक क्वेश्चन दिया है जिसका कोई ऑप्शन आपको लग ही नहीं रहा है कि सही है, इसका मतलब आपने पजल गलत सॉल्व किया है। तो एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शंस के हिसाब से कि आपने पजल सही किया है या गलत किया है। तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हम कुछ पजल्स को सॉल्व करके ही सीखेंगे। तो सबसे पहला पजल जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपसे एसबीआई क्लर्क प्रिलिमिनरी 2015 में पूछा गया था। इसे बनाने में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का समय लगना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे इस वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट का समय लो और इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर आप देखिए किस तरीके से मैं इस पजल को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पॉज कर लीजिए। अज्यूम करते हैं आपने पॉज कर लिया होगा। अब मैं आगे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है 8 persons C, D, E, F, G, H, I and J are seated in a straight line facing north but not necessarily in the same order। यानी कुल मिला के हमारे पास 8 पर्सन है। 8 पर्सन से इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमें यह गिवन है कि सारे के सारे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, मगर हमें कौन किसके बगल में बैठा है यह नहीं पता, तो वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो मुझे ये तो पता चल गया है ना, कुल मिला के हमारे पास 8 पर्सन हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 8 डॉट्स बना लेता हूँ। 8 डॉट्स बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 पे मुझे बैठाना है। अब पहला इंफॉर्मेशन क्या है? H सिट्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ D। डी के पांचवे से लेफ्ट में एच बैठता है। यानी अब सबके सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो इनका जो लेफ्ट डायरेक्शन हो गया वो आपका इधर होगा, और इस साइड अगर मैं जाऊं तो ये आपका राइट डायरेक्शन होगा। अब बोल रहा है एच सिक्स फिफ्थ टू लेफ्ट लेफ्ट ऑफ डी, यानी जहां डी बैठेगा, डी से मुझे लेफ्ट जाना है। एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, और पांचवे पोजीशन पे मुझे एच को बैठा देना है। ठीक है, एच सिक्स फिफ्थ टू लेफ्ट ऑफ डी। अब क्या इस इंफॉर्मेशन को मैं डायरेक्टली इस पजल में पुट कर सकता हूं? क्या मुझे एच या डी का एग्जैक्ट पोजीशन पता है? तो जी नहीं, अभी मुझे नहीं पता। तो अभी मैं इसे यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, मैं आगे की स्टेटमेंट्स करूंगा। अगला स्टेटमेंट गिवन है, डी डज नॉट सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। डी आपका एक एंड पे नहीं बैठा है। अब देखो, क्योंकि एच के बाद 4 डॉट्स यानी फोर्थ पोजीशन उसके बाद डी है, यानी इस एंड पे तो वैसे भी डी नहीं बैठ सकता है।
तो सबसे पहले अगर मैंने मान लिया कि एच यहाँ भी बैठा है तो 4.1 2 3 4 छोड़ के डी एक यहाँ बैठेगा या एक यहाँ बैठेगा। अब बोला है कि डी जो है वो आपका एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, यानी इस वाले पोजीशन पे डी नहीं बैठेगा। यहाँ तो वो वैसे भी नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब जब भी दो पॉसिबिलिटी बने तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मोर देन 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन जो आपसे प्री लेवल में पूछे जाते हैं वो दो पॉसिबिलिटी पे सॉल्व हो जाते हैं। इन फ्यूचर हम ये भी सीखेंगे कि बिना दो पॉसिबिलिटी एक ही पॉसिबिलिटी में भी कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीखेंगे, बट वो इन फ्यूचर सीखेंगे। पहले इस पे आप कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि कोई भी पजल लीनियर अरेंजमेंट का पूछा जाए वो मैं बना लेता हूँ, पहले वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस के लिए मैंने क्या बोला, अगर दो पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आप मेन डायग्राम में बैठा दो। तो पहले मैं मेन डायग्राम में बैठा देता हूँ इंफॉर्मेशन को। एच बैठाया, 1 2 3 4 डॉट छोड़ा, और यहाँ पे मैंने डी बैठाया, ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे एच बैठाया, फिर 4 डॉट छोड़ा और डी यहाँ बैठा दिया, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो अभी तक अगर मेरी बात की जाए तो मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज कर लिया है और ये दोनों इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर लिया। इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास दो कंडीशंस बन के आ रहे हैं। आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है, ओनली 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एच एंड आई। एच और आई के बीच में सिर्फ 2 पर्सन बैठे हैं। ये नहीं पता है कि आई एच के लेफ्ट में है या राइट में है, मगर क्योंकि एच बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे आ जा रहा है फर्स्ट केस में, इसीलिए 2 पर्सन का गैप छोड़ के आई यहाँ बैठेगा इस केस में। एंड सेकंड केस में भी 2 पर्सन का अगर मैं गैप छोड़ू तो आई आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया। इसके बाद है, ई सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जे। यानी जहां भी मैं जे को बैठाऊंगा उसके थर्ड टू द राइट, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड टू द राइट में मुझे ई को बैठाना है। अब इस इंफॉर्मेशन को क्या मैं अपने फर्स्ट डेटा में पुट कर सकता हूं? अगर मैं पुट करने की कोशिश करूं तो जे को अगर मैं यहाँ बैठाता हूं तो 2 डॉट के बाद ई, यहाँ एक पॉसिबिलिटी बनेगा। क्या मैं यहाँ जे को बैठा पाऊंगा? जी नहीं, ई के लिए जगह नहीं है। क्या मैं जे को यहाँ बैठा पाऊंगा? जी हाँ, अगर मैं जे को यहाँ बैठाऊंगा तो ई यहाँ आ जाएगा। यानी अगर मैं अभी ही इस इंफॉर्मेशन को अपने पहले में बैठाऊं तो यहाँ से दो कंडीशन बन जाएगा, यानी और प्रोबेबिलिटी बढ़ जा रहा है। मगर एक थंब रूल है, कभी भी प्री लेवल के क्वेश्चंस के लिए दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी आपको नहीं बनाना है, दो ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना है। क्योंकि अभी अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को बैठाने की कोशिश करूं तो दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, इसीलिए अभी मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ नहीं बैठाऊंगा। मैं आगे वाला इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा कि क्या मैं उसको क्लब करके दो ही पॉसिबिलिटी में काम चला सकता हूँ। तो चलिए अगला इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। गिवन है ई सिर्फ थर्ड टू राइट ऑफ जे इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। यहाँ पे हु लिखना चाहिए था। जे जो है वो एच का इमीडिएट नेबर नहीं है, एक और कंडीशन दे दिया। यानी पक्की बात है जे को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता। अब जे को यहाँ नहीं बैठा सकता फर्स्ट केस में। क्या मैं जे को यहाँ बैठा सकता हूँ? जी नहीं, ई के लिए जगह नहीं है। तो ऊपर से एक ही पॉसिबिलिटी बन के आ रही है, यहाँ जे, यहाँ डबल डॉट, दो जगह के लिए, और फिर उसके बाद ई। नीचे से मैं जे को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि एच का नेबर नहीं है, यहाँ भी नहीं बैठा सकता क्योंकि एच का नेबर नहीं है। क्या मैं यहाँ जे को बैठाता? अगर जे को यहाँ बैठाऊंगा तो ई के लिए जगह नहीं है। क्या मैं जे को यहाँ बैठाऊंगा? अगर जे को यहाँ बैठाऊंगा तो दो डॉट के बाद फिर से ई के लिए जगह नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा, यहाँ से मैं ये कहूंगा कि मेरी ये जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी है वो आपकी गलत हो गई। वहां पे मैं जे डबल डॉट ई और जे एच का नेबर नहीं है, इमीडिएट नेबर नहीं है, यह मैं बैठा ही नहीं सकता, यानी नीचे वाली पॉसिबिलिटी मेरी गलत हो गई। इसके बाद गिवन है अगला इंफॉर्मेशन, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। सी आपका जी का इमीडिएट नेबर है एंड जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। अब देखो सी जी का इमीडिएट नेबर है, यानी अब सी जी के लेफ्ट में है या राइट में है नहीं पता, तो उसको हम वर्टिकली लिख देते हैं। यानी या तो सी जी भी हो सकता है या तो जी सी हो सकता है। मुझे ये नहीं पता कि वो सी जी के लेफ्ट में है या राइट में है, तो अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो इसे वर्टिकली लिख दो। अब मैं सी जी को बैठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि दो कंजिक्यूटिव पोजीशन यहीं पे खाली है, यानी यहीं पे सी और जी को बैठा सकता हूँ। तो साथ में ही अगला इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है, जी और आई इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, यानी यहाँ जी को नहीं बैठा सकता। तो जी हमारा यहाँ बैठ जाएगा, सी हमारा यहाँ बैठ जाएगा। सी डी ई एफ बच रहा है, एफ यहाँ आ जाएगा, जी एच आई जे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल अरेंजमेंट।
अब इसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा अरेंजमेंट है HGCIJDFE। अब क्वेश्चन क्या है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो ई और एच और ई, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एफ। एफ के रिस्पेक्ट में कौन सा ट्रू है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड जे, ये भी बिल्कुल सही है, एफ और जे के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे हुए हैं। दूसरा, बोथ आई एंड डी आर इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी नहीं, आई और डी इमीडिएट नेबर एफ के नहीं है, एफ के इमीडिएट नेबर डी और ई है। तो ये सेकंड वाला गलत हो गया। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ये तो गलत होगा क्योंकि ऑप्शन वन हमारा करेक्ट हो चुका है। ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ एफ, जी नहीं, एफ के राइट में एक ही पर्सन है, ये भी गलत है। एंड एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जी नहीं, ये भी गलत है। तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन है। बट क्या इस ऑप्शन को देखने के लिए, आंसर लगाने के लिए मुझे पांचों ऑप्शन को क्रॉस चेक करने की जरूरत थी? जी नहीं, यहाँ मुझे समय बचाने की जरूरत है। जैसे ही मैंने देख लिया कि मेरा पहला सही है, पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, जब पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन गलत है, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पांचों अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिए हैं। तो इसके अलावा मुझे 3 4 5 चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। यहीं से मैं कह सकता था ओनली वन इज करेक्ट। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इफ ऑल द गिवन पीपल आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट to right, then the position of how many of them will remain unchanged। यानी ABCD जैसा होता है, अगर मैं वैसा पढ़ दूं तो कितनों का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो सिंपली लिख दो CDEFGHI और J। अब देख लो कितनों का ऑर्डर कौन सेम पोजीशन पे है। ये भी सेम पोजीशन पे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे तो कोई भी सेम पोजीशन पे नहीं दिख रहा, तो मैं बोलूंगा नन, नो वन। किसी कोई भी ऐसा नहीं है जिनका आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। सबका पोजीशन चेंज हो रहा है जब हम लेफ्ट से राइट आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू एच। जे का पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में क्या है, एच के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो एच से राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में कितने पर्सन है, जी यहाँ है, एफ यहाँ है, इनके बीच में 4 पर्सन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जब मैंने इस पजल को सॉल्व किया तो इसके बेसिस पे जो पांचों सवाल दिए थे, पांचों सवाल के करेक्ट ऑप्शन मुझे मिल गए। तो यहाँ से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जी हाँ, मैंने पजल को सही सॉल्व किया है, मुझे क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं। अब मान लो कि यहाँ पे मेरा आंसर आता 6, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि हमारा आंसर 6 आता और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तब यहाँ से मुझे डाउट होता कि मैंने पजल गलत बनाया है। तो यह था आपका पॉइंट नंबर 6। यहाँ जो मैंने पॉइंट नंबर 6 लिखा था, क्रॉस चेक योर फाइनल सॉल्यूशन विथ द क्वेश्चन ऑप्शन। यानी अगर आपका क्वेश्चन के ऑप्शन के बेसिस पे भी आप यह कंफर्म हो सकते हो कि आपने जो पजल बनाया है वो सही बनाया है या नहीं बनाया है। अगर सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी आपने पजल सही बनाया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो आपसे आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिमिनरी 2016 में पूछा गया था। इसे भी बनाने के लिए आपके पास 2 मिनट है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। अज्यूम करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। क्या गिवन है, फिर से गिवन है हमारे पास 8 पीपल ई एफ जी एच एल एम एन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। फिर से हमारे पास 8 ही पर्सन है और ये भी गिवन है कि आठों के 8 आपका नॉर्थ की तरफ ही देख रहे हैं। तो हम 8 डॉट बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। इसके बाद इसके बाद है एच इज सिटिंग, एच इज सिटिंग एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन। एच जो है वो एन के सेकंड टू द राइट में बैठा है, यानी जहां भी एन बैठेगा, एन के, क्योंकि सबके सब नॉट देख रहे हैं यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एन के सेकंड टू द राइट में आपका एच बैठेगा, यानी यहाँ एक डॉट हो जाएगा और यहाँ पे आपका एच हो जाएगा। H is sitting second to the right of N and N is sitting fourth to the right of
एच, और एच के भी फोर्थ टू द राइट में आपको मुझे एल को बैठाना है। एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एंड एच एन के सेकंड टू द राइट है, एंड एल इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, यानी एच के बाद मैं 3 डॉट बैठाऊंगा, 1 2 3, और यहाँ पे मैं एल को बैठा दूंगा। यानी अगर मैं देखूं तो राइट नाउ कितना पोजीशन ऑक्युपाई हो गया, 3 3 6 1 7, 8 में से 7 पोजीशन हमारा ऑक्युपाई हो चुका है। यानी यहां से मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ से। कैसे? एक बार मैं एन को यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठाता हूँ, तो एन एक गैप के बाद एच, फिर 1 2 3 गैप के बाद एल, एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी। दूसरी ये बन सकती है एन को सेकंड पोजीशन पे बैठाएं, सो एन डॉट एच एंड अगेन 3 गैप के बाद आपका एल। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। चलिए, यहाँ तक इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया, और हमने आपका ये वाला इंफॉर्मेशन जो है इसको भी यूज कर लिया। अगला है एम इज सिटिंग टू द राइट ऑफ एफ। एम जो है वो एफ के राइट में बैठा है, इमीडिएट राइट नहीं बोला है, यानी एफ जो बैठा है, हो सकता है एफ और एम के बीच में कोई और पर्सन बैठा हो या नहीं बैठा हो, मगर एम जो है वो एफ के राइट में बैठेगा, बस यह बताया है यहाँ पे। इसके बाद है नंबर ऑफ पर्सन कैन सिट बिटवीन जी एंड एल इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड एफ। यानी कि जी और एल के बीच में जितने पर्सन हैं, उतने ही पर्सन आपके ओ और एफ के बीच में है। मगर इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आप इस डायग्राम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो यह गलत तरीका हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? यहाँ पे आपने इनहेरेंटली ये मान लिया है कि जी एल के लेफ्ट में है और ओ भी एफ के लेफ्ट में है, यह तो दिया नहीं है। तो ज्यादा सही तरीका है, अगर आपको इसको ग्राफिकली लिखना है, जब हम वैसे पजल सॉल्व करेंगे जिसमें आपको 2 3 इंफॉर्मेशन को साइमल्टेनियसली बैठाना रहता है, तो उस केस में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को अगर मुझे करेक्टली रिप्रेजेंट करना है, तो मैं जी लिखूंगा और डैश करके एल लिख दूंगा। मैंने उसको वर्टिकली लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है जी एल के लेफ्ट में है या राइट में है, और जी और एल के बीच में जितने पर्सन हैं, उतने ही पर्सन हमारे ओ और एफ के बीच में है। तो अगर मुझे ग्राफिकली लिखना है, वैसे प्री लेवल के पजल में ऐसा चीजें नहीं आता, ऐसा जनरली मेंस लेवल के क्वेश्चंस में आता है, जहां हमें मोर देन 2 to 3 क्वेश्चन, 3 इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने रहते हैं। तो इस तरीके से उसे ग्राफिकली लिखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से लिखने में वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लिख लिया कि जी और एल के बीच में जितने हैं उतने ही ओ और एफ के बीच में है। उसके बाद है ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल। यानी जी जो है वो एल का इमीडिएट नेबर नहीं है, पहली बात। ठीक है, यानी जी और एल साथ में नहीं पॉसिबल है। और इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन है, क्या? ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ओ जो है वो जी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। यानी एक बात तो पक्का है, ओ और जी जहां 2 गैप होगा वहीं पे फिक्स होगा, और जी को एल का नेबर नहीं बनाना है। तो अगर मैं ऊपर वाले केस में बात करूं, तो यहाँ पे मैं जी को बैठा नहीं सकता, यहाँ बैठा नहीं सकता। एक कंडीशन यही बैठ रहा है कि यहाँ मैं ओ को बैठाऊं और यहाँ मैं जी को बैठाऊं, तभी तो दो साथ में जगह खाली है। सिमिलरली नीचे में भी अगर बात करूं, तो यहाँ मैं आपका जी को नहीं बैठा सकता, तो बस एक ही पोजीशन बैठा है बचा, जहाँ पे 2 पोजीशन खाली है, कंजिक्यूटिव पोजीशन। तो मैं यहीं पे आपको ओ और जी को बैठा पाऊंगा। तो मैंने ओ और जी को आपका यहाँ पे बैठा दिया। जैसे ही मैंने ये बैठाया, तो क्या मैं अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता हूँ? जरा चेक करो। जी और एल के बीच में एक बंदा है, तो सिमिलरली ओ और एफ के बीच में भी एक बंदा होगा। तो राइट नाउ मैं एफ को यहां भी बैठा सकता हूं और यहां भी बैठा सकता हूं। फिर से मोर देन 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, जो हमें करना ही नहीं है। तो अभी मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करूंगा, अभी मैं आगे और डेटा पढ़ूंगा, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि कभी भी प्री लेवल के क्वेश्चन में मुझे 2 से 3 पॉसिबिलिटी बनानी ही नहीं है। आगे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन। एफ एन का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी एफ यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। अब एफ यहाँ नहीं बैठ सकता, तो ऊपर वाले केस में अगर देखें, तो क्योंकि जी और एल के बीच में एक पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन ओ और एफ के बीच में भी एक ही पर्सन होगा, और एफ यहाँ आएगा। एफ यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो एन का इमीडिएट नेबर हो जाता।
सिमिलरली नीचे के केस में देखें तो फिर से जी और एल के बीच में एक पर्सन है, तो ओ के बाद एफ यहाँ नहीं आ सकता है, एफ को आपको यही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो आपका एन का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। अब ये मैंने लिख दिया, मैंने ये सारे इंफॉर्मेशन यूज कर दिए, बस एक इंफॉर्मेशन बचा है ये वाला कि एफ के राइट में ही मुझे एम को बैठाना है। अब नीचे वाले केस में देखूं तो एफ के राइट में जगह ही नहीं खाली है, तो नीचे वाला हमारा पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। ऊपर वाले पॉसिबिलिटी में एफ के राइट में आपका एम बैठ जाएगा और जो पर्सन बचा ई आ जाएगा बीच में। तो आपका करेक्ट सिटिंग अरेंजमेंट हो गया NEHOGFLM। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके बेसिस पे भी आपसे 5 सवाल पूछे गए थे, तो चलिए इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। Given if all the alphabets are arranged in ascending order from left to right, position of how many of them will remain unchanged? Left to right फिर से मुझे इनको अरेंज कर देना है। तो पहले हो गया E, उसके बाद है F, G, H। अब देखो I J के नहीं है तो आपको लिखना भी नहीं है, जो अल्फाबेट्स गिवन है बस वही अल्फाबेट को अपने को बैठाना है। तो E, F, G, H, I, J के है नहीं हमारे पास, L है तो L लिखेंगे, M लिखेंगे, N लिखेंगे और O लिखेंगे। कितनों का पोजीशन सेम रहा? कोई पोजीशन मुझे तो सेम नहीं दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन। कोई सा भी ऐसा नहीं है जिनका पोजीशन आपका अनचेंज रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द टू कॉर्नर? दो कॉर्नर पे आपके एम और एन बैठे हुए हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट ई इज रिलेटेड टू ओ, ई और ओ के बीच में एक का गैप, एंड एच इज रिलेटेड टू जी, एच और जी के बीच में एक का गैप। इन द सेम वे ओ इज रिलेटेड टू, अब देखो हम कहाँ लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं? एक गैप के साथ हम राइट जा रहे हैं, तो इसीलिए ओ के बाद एक गैप के साथ मैं राइट जाऊंगा, तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा एफ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड एम? ई और एम के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पर्सन बैठे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन 4। और लास्ट क्वेश्चन है हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच? एच के थर्ड टू द लेफ्ट में जगह ही नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट में क्या दो ही जगह है? सो करेक्ट आंसर इज नो वन, एज ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एच। ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन 2 डायमेंशन का है, यानी यहाँ पे आपको पर्सन्स को अरेंज तो करना ही करना है, सिटिंग अरेंज तो करना ही करना है, साथ में उनकी कोई एक और प्रॉपर्टी होगी, जैसे कि उनका एज कुछ अलग होगा, या फिर मान लो कि उनको कोई दूसरे कलर का बॉल पसंद है, या फिर वो किसी दूसरे कलर दूसरे कार में जा रहे हैं, उस तरीके से पजल बना के दिया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यह क्वेश्चन आपसे एसबीआई पीओपी 2017 में पूछा गया था, क्योंकि यह 2 डायमेंशनल पजल है, तो इसे सॉल्व करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट 37 का टाइम लगना चाहिए था। तो पजल आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, 3.5 मिनट के अंदर इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका समय शुरू होता है अब। अज्यूम करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके पजल को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए था। तो क्या गिवन है हमें? हमें शुरुआत में गिवन है 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। फिर से हमारे पास 8 पर्सन ही है, तो 8 पर्सन है तो हमें क्या कर लेना है, 8 डॉट्स बना लेने हैं पहले। 8 के लिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट्स बना लिए मैंने। इसके बाद क्या करना है, their ages are 12, 14, 18, 26, 29, 35, 42 and 67। यानी आपको यह तो बताया हुआ है कि 8 पर्सन हैं, बट साथ में यह भी बताया हुआ है कि उनका एज अलग अलग है, यानी यह 2 डायमेंशनल पजल है। आपको यह तो बताना है कि किसका पोजीशन कहाँ है, साथ में आपको यह भी बताना है कि वो जो बंदा है उसका एज कितना है, यह भी आपको साथ में बताने की जरूरत है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन है the one who is 12 years old is fourth to the left of the eldest person who is sitting at the end। जो एल्डेस्ट पर्सन है, एल्डेस्ट यानी क्या हो गया, सबसे एज वाला, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा। जो सबसे बड़ा है यानी 67 ईयर्स का है, उसके फोर्थ टू द लेफ्ट में 12 साल वाला बैठा है। साथ में यह भी दिया है कि जो 67 ईयर्स वाला है यानी जो एल्डेस्ट पर्सन है वो एक एंड पे बैठा है।
अब जब भी क्वेश्चन में एंड वर्ड यूज कर दिया, यानी हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट में तो दो ही एंड होंगे ना, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। यानी इस इंफॉर्मेशन को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं डायरेक्टली अपने पजल में पुट कर सकता हूँ। तो चलो पुट करते हैं। सबसे पहले मानते हैं कि 67 ईयर वाला जो है वो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा है, तो यहाँ बैठाते हैं। और पूछा है कि द वन हु इज ओल्ड इज फोर्थ टू द लेफ्ट। अब बताओ, क्या इसके फोर्थ टू द लेफ्ट में कोई बैठ सकता है? बैठ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लेफ्ट में जगह ही नहीं है। यानी जो हम दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे थे उसकी भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठाते हैं। 67 वाले को मैंने एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठाया। अब इसके फोर्थ टू द लेफ्ट चलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फोर्थ टू द लेफ्ट में मैंने को 12 ईयर्स वालों को बैठा देना है, तो मैंने 12 ईयर्स वाले को बैठा दिया। तो अभी तक हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बनी, जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले स्टेटमेंट पे। अगला स्टेटमेंट है द सम ऑफ द एज ऑफ एस एंड क्यू इज इक्वल टू पी। एस और क्यू का जो एज है वो पी के एज के बराबर है। अब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है इन एजेज में, जरा वो देखते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें? हमेशा लोअर वाले नंबर से स्टार्ट करो। देखो, 12 प्लस 14 26। एक पॉसिबिलिटी तो हमें दिख रही है, क्या? एक 12 हो जाएगा, एक 14 हो जाएगा। 12 प्लस 14, तो दूसरा का एज 26। यानी एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ से मुझे दिख रहा है साफ साफ। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? 12 प्लस 18 जी नहीं। 12 प्लस 26 38 जी नहीं। 12 प्लस 29 जी नहीं। 12 प्लस 35 जी नहीं। 12 प्लस 42 जी नहीं। यानी 12 के साथ एक ही पॉसिबिलिटी है। 14 के साथ कुछ है क्या? 14 प्लस 18 जी नहीं। 14 प्लस 26 जी नहीं। 14 प्लस 29 जी नहीं। 14 प्लस 35 जी नहीं। 14 प्लस 42 जी नहीं। 18 के साथ कोई प्रोबेबिलिटी है क्या? 18 प्लस 26 34 44 जी नहीं। 18 प्लस 29 जी नहीं, लास्ट में 7। हाँ, 18 प्लस 29 39 47 जी नहीं। 18 प्लस 35 लास्ट में 3 होना चाहिए, जी नहीं। 18 प्लस 42 जी नहीं। 26 के साथ है क्या? देख सकते हैं साफ साफ कोई चांस ही नहीं है। 29 के साथ है क्या? जी नहीं, क्योंकि लास्ट में 4 होना चाहिए। 35 के साथ है क्या? यहाँ पे आपका 77 होता तब हो जाता, 67 पे नहीं। यानी एक ही पॉसिबिलिटी है, 12 प्लस 14 = 26। और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है। अगर यही प्री लेवल के जगह मेंस लेवल का क्वेश्चन होता, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती और दोनों पॉसिबिलिटी आपको लिखना पड़ता। ठीक है, और उसके बेसिस पे सोचना पड़ता। क्योंकि प्री लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए एक ही पॉसिबिलिटी बनी। तो क्या गिवन है? द सम ऑफ द एज ऑफ एस एंड क्यू इज इक्वल टू पी। यानी 26 जो है वो पी का एज है, इतना तो पक्का पता है। अब एस और क्यू का जो एज होगा वो या तो 12 साल होगा या तो 14 साल होगा। क्या होगा यह नहीं पता है, मगर यह मैं लिख सकता हूँ। एस और क्यू का जो एज होगा वो या तो 12 साल होगा और 14 साल होगा। और जो पी का एज है वो 26 साल है। यहाँ तक तो मैं क्लियर हो गया हूँ। आगे चलते हैं। गिवन है एस इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। एस यंगेस्ट पर्सन नहीं है, यानी एस 12 साल का नहीं है। एस 12 साल का नहीं है, तो कौन हुआ 12 साल का? क्यू हो गया हमारा 12 साल का, और एस हो गया हमारा 14 साल का। यानी हमें तीनों का एज पता चल गया। जैसे ही मुझे यह पता चला कि क्यू 12 साल का है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर सकता हूँ कि क्यू का एज जो है वो मेरा 12 ईयर्स है। तो 12 ईयर्स के सामने मैंने ऊपर में जो पर्सन का नाम था वो भी लिख दिया अपने मेल पर्सन में। आगे चलते हैं। गिवन है एस एंड डब्ल्यू आर नेबर्स ऑफ क्यू। एस और डब्ल्यू जो है वो आपके क्यू के नेबर हैं। अब कौन क्यू के लेफ्ट में है, कौन क्यू के राइट में है, यह तो नहीं पता हमें। तो क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा एस क्यू एंड डब्ल्यू। यानी एस और डब्ल्यू जो है वो क्यू के बिल्कुल इमीडिएट नेबर तो है, मगर कौन लेफ्ट में है कौन राइट में अभी तक नहीं पता। हो सकता है आगे पता चल जाए। तो आगे देखते हैं। गिवन है R's age is not an even number and he is older than W and younger than Q. R का एज जो है वो एक इवन नंबर नहीं है। यानी 12 14 18 26 तो नहीं हो सकता। 29 35 या 67 हो सकता है। यानी एक बात मुझे पता चल गई यहाँ से, क्या? कि जो आर है उसका जो एज होगा वो या तो 29 होगा, या तो 29 होगा,
या तो 35 होगा, क्योंकि ऑड नंबर नहीं है तो, इवन नंबर नहीं है तो ऑड ही नंबर होगा। 29 होगा, 35 होगा, या तो 67 होगा, या तो 67। ये अपना आर का एज हो सकता है। साथ में ही एक और इंफॉर्मेशन गिवन है आर के बारे में। क्या? आर इज नॉट एन इवन नंबर एंड ही इज ओल्डर देन डब्ल्यू एंड यंगर देन क्यू। अब सोचो, यू से छोटा है यानी किसी से छोटा है। अब किसी से छोटा है तो वो सबसे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। यानी ये जो 67 मैंने माना है यह भी गलत है। आर का एज 67 एज नहीं हो सकता है। यानी आर का एज या तो 29 है या तो 35 है। अब अगर मैं एज के हिसाब से बात करूं तो आर जो है, आर इज एंड ही इज ओल्डर देन डब्ल्यू। यानी ये जो है वो डब्ल्यू से तो बड़ा है मगर यू से छोटा है, यू से छोटा है। तो इसको मैंने इस तरीके से कुछ ग्राफिकली लिख दिया। आगे इसको पुट करने की कोशिश करूंगा। आगे चलते हैं। अगला है ओनली थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू। एस और यू के बीच में सिर्फ तीन पर्सन बैठे हैं। अब जरा सोचो, यहाँ पे हम देख सकते थे एस जो है वो क्यू और डब्ल्यू का नेबर है। तो अगर मैं एस को यहाँ बैठाऊं तो क्या मैं यू को बैठा सकता था? तो देखो इस साइड तो नहीं बैठ सकता क्योंकि बीच में तीन पर्सन बैठाने हैं। तो एक दो तीन गैप छोड़ के यहाँ पे मैं आपका यू को बैठा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। अगर मैं यहाँ एस को देता तो फिर से इस साइड नहीं बैठा सकता, इस साइड एक दो तीन गैप छोड़ के यहाँ पे यू को बैठा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है। यानी कुल मिला के हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर मैं ये इंफॉर्मेशन कि ओनली थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू, और ये वाला इंफॉर्मेशन कि एस जो है और डब्ल्यू जो है वो क्यू का इमीडिएट नेबर, इसको मर्ज करके पुट करने की कोशिश करूं तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है। और मैंने आपको कहा है प्री लेवल के सारे क्वेश्चंस आपकी दो पॉसिबिलिटी से ही बनते हैं जनरली। तो चलो बैठा देते हैं। तो सबसे पहले मैं मानता हूं कि जो एस है वो इस साइड में, एस इस साइड बैठेगा तो डब्ल्यू ऑटोमेटिक इस साइड बैठ जाएगा। और एस और यू के बीच में मुझे तीन पर्सन बैठाने हैं, एक दो तीन गैप छोड़ के यहाँ पे हमारा यू हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी? दूसरी ये हो सकती थी कि ये 12 ईयर है, ये 67 ईयर है, यहाँ पे क्यू है, ये तो फिक्स है। एस को यहाँ में बैठा के मैंने यहाँ बैठा दिया। अब इस साइड यू नहीं बैठ सकता है, एक गैप दो गैप तीन गैप छोड़ के यहाँ पे मैं यू को बैठा सकता हूँ। और यहाँ पे डब्ल्यू बैठेगा क्योंकि क्यू का जो नेबर है वो एस और डब्ल्यू है। साथ में ही मुझे एस का एज भी पता है कि एस का एज 14 ईयर्स है, तो इसे भी अपडेट कर देते हैं। एस का एज जो है वो हमारा 14 years, इसे भी मैंने अपडेट कर दिया। तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर दिया और मैंने ये भी यूज कर दिया, एस का एज क्यू का एज भी मुझे पता चल गया, ये भी मैंने यूज कर दिया। आगे चलते हैं। Given है only two persons are sitting between Q and T who is 29 years old. Q 29 years का है, जैसे ही बोल दिया T 29 years का है वैसे ही R 29 का नहीं होगा। अब ये भी पता चल गया कि R 35 years का है। अब गिवन है कि T जो है वो आपका 29 years का है, और यह भी गिवन है कि Q और T के बीच में सिर्फ दो पर्सन बैठे हैं, ओनली टू पर्सन सिटिंग बिटवीन Q एंड T। अगर ऊपर वाले केस की बात करें तो क्यू यहाँ है, डॉट डॉट टी एक पॉसिबिलिटी, और डॉट डॉट टी यहाँ पे बन ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले से यू बैठा है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है तो बैठा लेते हैं, एक डॉट दो डॉट, यहाँ पे टी को बैठाते हैं जिसका एज हो गया आपका 29 ईयर्स। ठीक है। अब जरा नीचे बैठाने की कोशिश करते हैं। क्यू यहाँ बैठा है, डॉट डॉट टी बैठा ही नहीं सकते, इस साइड जाते हैं, डॉट डॉट टी आपका यहाँ मैं बैठा सकता हूँ। टी यहाँ आ गया जिसका एज हो गया आपका 29, यानी इस इंफॉर्मेशन को भी मैंने यूज कर लिया। आगे चलते हैं। P इज नॉट द नेबर ऑफ U। P U का नेबर नहीं हो सकता, यानी इस केस में P यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा। तो पक्की बात है ऊपर वाले केस की अगर मैं बात करूं तो ऊपर वाले केस में P आपका यहाँ बैठेगा, और P का एज मैं जानता हूँ 26 ईयर्स है, तो यहाँ मैं अपडेट भी कर देता हूँ 26। सिमिलरली नीचे की बात करते हैं, पी यू का नेबर नहीं है तो पी यहाँ बैठ सकता है या इन दो जगह बैठ सकता है, मगर यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि पी का एज 67 नहीं 26 ईयर है, यानी पी आपका यहाँ बैठेगा, और पी का एज 26 ईयर में यहाँ पे आपका अपडेट कर देता हूँ। ये इंफॉर्मेशन भी यूज कर लिया।
उसके बाद है आर इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर क्यू के लेफ्ट में नहीं बैठा यानी क्यू के राइट में बैठा है। तो क्यू यहाँ है और यहाँ पे क्यू यहाँ है। अब क्यू के राइट में अगर मैं आर को बैठाने की कोशिश करूं तो आर के पास ये तीन जगह है, ये दो जगह है इस केस में, और यहाँ पे क्यू है, और इसके राइट में अगर मैं आर को बैठाने की कोशिश करूं तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, आर आपका यहाँ बैठेगा। मगर क्या आर का एज 67 है? जी नहीं, आर का एज 35 है। ठीक है, तो आर इज नॉट सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर क्यू के लेफ्ट में नहीं बैठा है, यानी सॉरी सॉरी, आर क्यू के लेफ्ट में नहीं बैठा है, तो आर क्यू के राइट में बैठेगा। हाँ, तो जैसे ही मैं आर को क्यू के राइट में बैठाऊंगा तो यह पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि आर का एज 67 ईयर्स नहीं है, आर का एज 35 ईयर है, तो मैं कहूंगा मेरी नीचे वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल, यहाँ से गलत हो गई। अब मुझे यहाँ पे आर को बैठाना है, दो जगह खाली है, यहाँ बैठा नहीं सकता क्योंकि आर का एज 35 ईयर्स है, तो अगर मैं इसे अपडेट करूंगा तो यहाँ आर आएगा, आर का एज 35 ईयर्स, 35 ईयर्स यहाँ पे मैंने को लिख देना है। और पर्सन कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। और एज की बात करें तो यू और डब्ल्यू का एज है गिवन है, यू का एज आर से बड़ा है, 35 से बड़े में आपका 42 बचा, 67 तो यूज हो चुका है, सो यू का एज हो जाएगा आपका 42 ईयर्स। और उसके बाद आपका डब्ल्यू का एज कौन सा बच गया? 12, 14, 18 बच रहा है, तो डब्ल्यू का एज हो जाएगा आपका 18। तो ये हो गया आपका फाइनल पजल का सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट नोट करना था कि यह टू डायमेंशनल पजल था, मगर फिर भी मैंने इसे इस तरीके से सॉल्व किया कि मुझे वापस उल्टा जाके जो स्टेटमेंट है उनको एक बार भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करते गया, इंफॉर्मेशन को क्लब करते गया, और मात्र दो पॉसिबिलिटी यूज करके इस पजल को सॉल्व कर दिया। यही आपको सीखना है, और कुछ टाइम के बाद मैं इसी टाइप के पजल को दो भी नहीं एक सिंगल पॉसिबिलिटी से कैसे सॉल्व करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। मगर वो अभी सिखाने से कोई फायदा नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप पजल सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यह कॉन्फिडेंस लाओ कि कोई भी पजल आएगा मैं उसे सॉल्व तो कर ही लूंगा, उसके बाद कैसे स्पीड बढ़ाना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन था टीपीएस क्यू डब्ल्यू आर यू बी, टीपीएस क्यू डब्ल्यू आर यू बी, ये हमारा सॉल्यूशन है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द एंड, तो एंड पे टी बैठा है और बी बैठा है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। Who among the following sits third to the left of W, W के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में P बैठा है जिसका एज 26 ईयर है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Which of the following pair is neighbor of U, U के नेबर R और V हैं, R और V, ऑप्शन डी। Who among the following is 14 years old, S, S is 14 years old, ऑप्शन ई। हाउ मेनी पर्सन आर यंगर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी 18 से छोटे कितने हैं, तो 18 से छोटे दो पर्सन हैं, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन जो आजकल काफी पूछा जा रहा है प्री लेवल में, पहले मेंस लेवल में पूछा जाता था, आजकल इसके स्टैंडर्ड थोड़ा सा घटा के प्री लेवल में डाला गया है, अननोन नंबर लीनियर अरेंजमेंट। यानी आपको यह नहीं, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें आपको पहले ही बता दिया था कि 8% है या 6% है या 10% है। अभी आपको नंबर ऑफ पर्सन नहीं पता है, यानी शुरू में कितने डॉट्स बनाने या आपको नहीं पता है, तो आपको पजल सॉल्व करते हुए यह भी बताना है कि कितने पर्सन है टोटल उस पॉसिबल पजल में, उस सिटिंग अरेंजमेंट में, यह भी आपको सॉल्व करना है। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आईबीपीएस पीओ प्रिलिमिनरी 2021 में। 3 मिनट का समय है आपके पास, एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। अज्यूम करता हूँ आपने इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा और मैं इस पजल को सॉल्व करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास यह गिवन है अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखिए सर्टेन नंबर बोल दिया शुरू में ही, यानी सर्टेन नंबर यानी a certain number of persons are sitting in a linear row facing the north। सब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं मगर कितने देख रहे हैं ये हमें नहीं पता, तो हम शुरू में ही डॉट्स नहीं बैठा लेंगे, हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे, उसके बाद लास्ट में डिसाइड करेंगे कि टोटल कितने पर्सन है। तो गिवन है 3 persons आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड टी, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू टी। देखो यहाँ पे आप दो केस बना सकते हो, कैसे? आपको गिवन है कि एक्स और टी के बीच में 3 पर्सन है, तो एक तो ये बना सकते हो एक्स 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट टी,
एक केस ये बना सकते हो, मगर ये नहीं गिवन है एक्स टी के लेफ्ट में है या राइट में है, तो यहाँ से अगर मैं दो केस बनाना चाहूँ तो दूसरा केस मैं ये भी तो बना सकता हूँ, टी वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट एंड एक्स, ये भी हम बना सकते हैं। तो ये मैंने दो केस बना लिया। उसके बाद गिवन है 3% ऑफ सिटिंग बिटवीन एक्स एंड टी हु इज सिटिंग टू द एडजेसेंट ऑफ क्यू, यानी टी जो है वो क्यू के एडजेसेंट में बैठा है। अब क्यू टी के लेफ्ट में बैठा है कि राइट में बैठा है हमें नहीं पता, तो इसे अगर हम अभी मैं पुट करने चलूं तो चार पॉसिबिलिटी बन जाएगी। और मैंने क्या कहा है, दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी अपने को बनाना ही नहीं है, तो मैं इसे क्या करूंगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूंगा। और क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि लेफ्ट में है या राइट में है, इसीलिए मैं वर्टिकली लिख दूंगा टी क्यू, यानी टी और क्यू अगल बगल में तो बैठे हैं, नेबर तो हैं, मगर कौन किसके लेफ्ट में है या राइट में ये मुझे अभी नहीं पता, बाद में पता चलेगा। उसके बाद गिवन है x इज ऑन द लेफ्ट ऑफ q, अब पता चल गया x जो है वो q के लेफ्ट में है। यानी अगर मैं यहाँ पे q को बैठाऊं तो x लेफ्ट में होगा, यहाँ पे q को बैठाऊं तो भी x लेफ्ट में होगा, मगर इस केस में अगर मैं यहाँ q को बैठाऊं तो x q के राइट में हो जाएगा, या यहाँ बैठाऊं तो भी राइट में हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा कि मेरा ये वाला जो केस है ये गलत हो गया, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि जगह की कमी है। तो नीचे वाले केस को मैंने गलत डिलीट कर दिया। और अब अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे क्यू को बैठा सकता हूँ, मेरे पास फिर से दो ही पॉसिबिलिटी बन जाएगी ना, एक मैं क्यू को यहाँ बैठा दूंगा और दूसरा केस हो जाएगा एक्स वन डॉट टू डॉट थ्री डॉट टी, और क्यू को मैंने यहाँ बैठा दिया। दो पॉसिबिलिटी हम अभी फिर से बना सकते हैं, तो मैंने वही दो पॉसिबिलिटी आपकी फिर से बना दी। आगे चलते हैं, आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। अब तो एग्जैक्टली पता है कि एच जो है वो क्यू के सेकंड टू द राइट में है, तो क्यू यहाँ पे है, इसके राइट जाना है, वन एंड टू राइट, यहाँ पे मुझे एच को बैठा देना है। क्यू यहाँ पे है वन, एक डॉट यहाँ देंगे और एच को यहाँ बैठा देंगे, बिकॉज एच इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। ये मैंने एच को बैठा दिया। आगे चलते हैं, इसके बाद है टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एस, एच और एस के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, एच एंड एस हु इज सिटिंग एट वन ऑफ एंड, यानी एस जो है वो एक एंड पे बैठा है, यहाँ साफ साफ बोल दिया। यानी एच जो है वो यहाँ है, क्या मैं एस को इस साइड लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अगर एस को इस साइड लिखूंगा तो एस एंड पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे मैं दो पर्सन को बैठाऊंगा, वन डॉट टू डॉट, और उसके बाद मैं एस को बैठा दूंगा। सिमिलरली इस केस में मैं इधर वैसे भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एस के दो के बाद जगह नहीं खाली है, तो मैं पहले दो डॉट आपका उसके राइट में बैठाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे आपका एस को बैठा देता हूँ। ठीक है, तो टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एच एंड एस हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड। इसके बाद है एस इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू क्यू, एस क्यू के एडजेसेंट नहीं है, तो वो तो हम देख ही सकते हैं एस क्यू के एडजेसेंट नहीं है। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एल, यानी Q जो है वो L के सेकेंड टू द राइट में बैठा है, यानी Q यहाँ है तो L यहाँ बैठेगा ना, L जब मैं यहाँ बैठाऊंगा तभी तो L के सेकेंड टू द राइट में Q बैठेगा। सिमिलरली Q यहाँ है इस केस में, तो L को मैं यहाँ बैठाऊंगा तो L के सेकेंड टू द राइट में Q यहाँ बैठ जाएगा। इसके बाद गिवन है L इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ रो, L जो है वो रो के एग्जैक्टली मिडिल में है। यानी अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं तो एल के राइट हैंड साइड में कितने पर्सन है, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो एल के लेफ्ट में भी मुझे सात पर्सन बैठाने पड़ेंगे। यानी मैं फर्स्ट केस की अगर बात करूं तो यहाँ पे सेवन पर्सन आएगा, फिर एल आएगा, फिर यहाँ पे सेवन पर्सन आएगा। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, क्योंकि जगह कम इसलिए अभी मैं डॉट्स बैठा नहीं रहा हूं, हो सकता है ये दोनों में से एक पॉसिबिलिटी अगले इंफॉर्मेशन के बाद मुझे काटना पड़ जाए, इसीलिए मैं समय भी बचाना चाहता हूँ। यहाँ भी देखें तो एल के राइट में एक दो तीन चार पांच छह सात ही पर्सन है, तो दोनों इंफॉर्मेशन वही है कि एल के लेफ्ट में या राइट में दोनों में सात सात पर्सन अपने को बैठाने हैं। आगे चलते हैं, अगला इंफॉर्मेशन है जे इज सिटिंग सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से छठे पोजीशन पे जे बैठा है, क्योंकि लेफ्ट एंड दिया है यानी मुझे छह डॉट बैठाने की जरूरत पड़ ही गई, तो चलो बैठा लेते हैं। एल यहाँ है, एक हो गया, दो तीन चार पांच छ, और यहाँ पे सातवां पोजीशन है। सिमिलरली एल यहाँ है, एक दो तीन
4 5 6 7, 7 लोग यहाँ बैठ गए हमारे पास। और 7 के बाद एल, 4 5 6 7 के बाद एल, फिर इधर भी 4 3 7 खुल गए। यहाँ भी देखिए 3 3 6 1 7 हो गए हमारे पास। 7 के बाद एल, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया। और टी और क्यू को तो हम यूज कर ही चुके हैं। ठीक है, ये हमारा यूज हो गया। इसके बाद क्या गिवन है? इसके बाद गिवन है जे इज सेटिंग सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से छठे पोजीशन पे अगर मैं चलूं तो वो ये पोजीशन आएगा। यहाँ मैंने जे को बैठाया। फिर से यहाँ भी चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, छठे पोजीशन पे मैंने 1 2 3 4 5 6 ये को बैठा दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला गिवन है x इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ j। x j के राइट में नहीं बैठा है। यहाँ अगर देखो ऊपर वाले केस में तो j के जस्ट राइट में x बैठा है। यानी यहाँ से मैं क्या कहूंगा? यहाँ से मैं कहूंगा मेरा ऊपर वाला इंफॉर्मेशन, ऊपर वाला पॉसिबिलिटी गलत है। यहाँ पे हम देख सकते हैं x जो है वो j के लेफ्ट में बैठा है। x इज नॉट सिटिंग टू द राइट ऑफ j, ये हमने देखकर हमने अपने ऊपर वाला पॉसिबिलिटी जो है वो काट दिया। इसके बाद है टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन जे एंड आर। जे और आर के बीच में 2 पर्सन है। जे यहाँ है, अब 2 पर्सन इधर तो बैठ नहीं सकता। तो डबल डॉट के बाद अगर मैं देखूं तो आर को मुझे इधर ही बैठाना पड़ेगा। और लास्ट इंफॉर्मेशन है टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एक्स एंड के। फिर से इस साइड के को तो बैठा नहीं सकते क्योंकि 2 पर्सन के बाद एल पहले से जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 पर्सन को छोड़ के अगर मैं बैठाऊं तो यहाँ पे मेरा के बैठ जाएगा। तो अगर मैं इस पजल की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन 15 हो गए। 7 एल के लेफ्ट में, 7 एल के राइट में और खुद एक एल, तो टोटल 15 पर्सन है। इनमें से आपके कुछ पोजीशंस वैकेंट है और कुछ पोजीशंस ऑक्युपाइड है। तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अननोन नंबर ऑफ पजल भी आपको सॉल्व करना है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ आपका लीनियर अरेंजमेंट फेसिंग वन डायरेक्शन, यानी जहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक ही दिशा में देख रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से अटेम्प्ट लेना चाहिए था। तो आपको आज क्या करना है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं कुल मिला के अभी तक पिछले 5 सालों में 60 सवाल क्लर्क में और 20 के करीब सवाल आपसे पीओ में पूछे गए हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे हमारे पोर्टल पे। तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट होती है तो उस डाउट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए